Hello everyone, welcome to Biochem Academy. In today's video, we will discuss prokaryotic DNA replication in a simple and exam-oriented way. This topic is very important for BSc and university exams, so watch the video till the end to understand the complete process of DNA replication. Let's get started. So, prokaryotic DNA replication में हमें DNA को रेप्लिकेट कराना है और प्रोकैरियोटिक के डीएनए को रेप्लिकेट कराना है। तो जो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो हम ई कोलाई का डीएनए लेते हैं। ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है और हम इसका डीएनए लेंगे जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी एक ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ई कोलाई है उसका हमने डीएनए ले लिया। डीएनए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और दूसरी चीज़ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास होता है जिसको हम नाम देते हैं ORIC। क्योंकि इसके पास एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो हम इसको मोनोरेप्लिकॉनिक भी कहते हैं। ये सिर्फ एक ही जगह से रेप्लिकेट करेगा और बाई डायरेक्शनल ये रेप्लिकेट करता है। तीसरी चीज़ ORIC बाइंड होता है इनिशिएटर प्रोटीन के साथ। इनिशिएटर प्रोटीन का नाम DNA भी है। इनिशिएटर प्रोटीन का नाम DNA भी है। अब ORIC अप्रॉक्सीमेटली 245 बेस पेयर जितना लंबा होता है। अब इसमें 9 मर और 13 मर मोटिव रिपीट्स होते हैं। 9 मर मोटिव रिपीट्स 5 होते हैं और 13 मर मोटिव रिपीट्स 13 होते हैं। जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए वो 9 मर है और जो 13 मर है वो ब्लू कलर से बनाए हैं। अब 9 मर मोटिव रिपीट्स के साथ ये इनिशिएटर प्रोटीन जुड़ जाते हैं। इनिशिएटर प्रोटीन या फिर DNA भी बोल सकते हैं। ये 9 मर मोटिव रिपीट्स के साथ जुड़ जाते हैं। अब एक चीज़ करी है मोटिव रिपीट्स, ये क्या है 9 मर। 9 क्यों लगा है? क्योंकि इसमें 9 बेसेस हैं। जैसे कि अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बेसेस है इसमें, इसीलिए इसका नाम 9 मर पड़ा। और 13 मर में 13 बेसेस है। मैंने पहले भी कहा था ORIC की लेंथ जो होती है वो 245 बेस पेयर जितनी होती है, यानी कि 245 बेस पेयर से बना होता है। 5 इसके पास 9 मर मोटिव रिपीट्स हैं ORIC के पास और 13 मर मोटिव रिपीट्स होते हैं। अब क्या होता है, DNA बाइंड करता है 9 मर रीजन में और इंटरेक्ट करता है 13 मर रीजन में, इसलिए ये बेंड हो जाता है। देखो ये 13 मर है, इसके साथ इसको 13 मर रीजन बोलते हैं। ये ना 80 रिच रीजन होता है। अब जो 9 मर रीजन है ना, 9 मर रीजन में हमारे इनिशिएटर प्रोटीन थे, वो इंटरेक्ट करते हैं 13 मर रीजन के साथ। देखो इसको लिख भी लेते हैं। DNA जो कि इनिशिएटर प्रोटीन है, binds to 9 mer region and interact with 13 mer region। 9 मर के साथ बाइंड करेगा और इंटरेक्ट करेगा 13 मर के साथ एंड कॉज लोकल मेल्टिंग एट 13 मर रीजन। अब 13 मर 80 रिच होता है तो आसानी से ये टूट सकता है, तो लोकल मेल्टिंग हो जाती है 13 मर रीजन में। अब देखो हम इसको ऐसे खोल के बना सकते हैं। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है। अब उसमें लोकल मेल्टिंग हो चुकी है 13 मर रीजन में, इसीलिए ये ओपन हो चुका है यहाँ से, इसीलिए ये यहाँ से ओपन हो चुका है। और जो 13 मर रीजन है ना, उसमें लगभग 20 बेस पेयर लोकल मेल्टिंग शो करते हैं। 20 बेस पेयर लोकल मेल्टिंग शो करते हैं, वो टूट जाते हैं। अब हेलिकेज
एंजाइम आता है जिसको हम डीएनए बी भी बोलते हैं, और ये ब्रेक करता है एच बॉन्ड को, और इसको लाता कौन है? वो डीएनए सी है जिसको हेलिकेज लोडर बोलते हैं। तो हेलिकेज लोडर हेलिकेज को लाता है और 13 वाले रीजन में बिठा देता है। अब ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, और ये एटीपी फैमिली से है, तो एटीपी को जब तोड़ता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो एनर्जी रिलीज होती है। अब उसी एनर्जी से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अब रोल प्ले करता है। देखो, जब मेल्टिंग हो चुकी है, हेलिकेज आ गया है, हाइड्रोजन टूट चुके हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अब सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक बनना। तो यहाँ पे हमारे पास रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा, रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा। अब हेलिकेज ऑलरेडी हमारे पास जुड़ा हुआ था। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जुड़ते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जुड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज टाइप 1 टोपोआइसोमरेज और टाइप 2 आइसोमरेज होते हैं। जो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड निक को कट करते हैं, और जो टाइप 2 आइसोमरेज होते हैं ये एटीपी वाले होते हैं, और डीएनए गायरेज भी हम इसे कह सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, ये इसका नाम है डीएनए गायरेज। ये डबल स्ट्रैंडेड निक को कट करते हैं। अब ये क्या करते हैं? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे सुपर कॉइलिंग बहुत सारी हो चुकी है उसको रिलीज़ करते हैं, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए इनके पास ना दो एंजाइम्स होते हैं। अब देखो, जब बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो गई है उसको रिलीज़ करते हैं, ये सुपर कॉइल नहीं होने देते, और जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सुपर कॉइलिंग को कम करने का काम करते हैं। इसके पास एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी होती है और लाइगेज एक्टिविटी भी होती है। एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यानी कि डीएनए को काटना अंदर से, और लाइगेज एक्टिविटी, अब हमने कट तो कर दिया है उसको जोड़ना भी है, उसके लिए लाइगेज एक्टिविटी इसके पास प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, ये तो पता ही है कि डीएनए जब सिंथेसिस हो रहा होता है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होगा और बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम देख लेते हैं कैसे हैं। तो डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी, और बाई डायरेक्शनल होगी, दोनों तरफ से होगी। 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे। अब देखो, ये हमारा यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम था। अब जब भी हमारे को रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी होती है तो हमारे को प्राइमेज चाहिए होता है, क्योंकि खुद तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती है डीएनए में, तो हमारे को प्राइमेज चाहिए होता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 की भी ज़रूरत होती है। अब होता क्या है, सबसे पहले तो प्राइमेज चाहिए होता है, डीएनए जी जिसको बोलते हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, और ये आरएनए प्राइमर होता है। डीएनए प्राइमेज सॉरी जो प्राइमेज चाहिए होता है वो डीएनए जी होता है, और उसका नाम आरएनए प्राइमर होता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, और 3 प्राइम में OH इसका फ्री होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में OH इसका फ्री होता है। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए होता है। वैसे ही दूसरी साइड भी होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम
और OH 3 प्राइम से फ्री होगा। अब हमें यहाँ पे DNA पॉलीमरेज 3 उसको आगे ले जाएगा, लेकिन बार बार RNA प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि उल्टा जा रहा है। तो DNA के फ्रैगमेंट बनेंगे, DNA के फ्रैगमेंट बनेंगे। अब अगर इसको थोड़ा और खोलें ना, ये देखो, अब हमने इसको थोड़ा खोल दिया है। इसको खोल के जो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहे थे, RNA प्राइमर लगाया था, DNA पॉलीमरेज 3 काम किया था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है DNA की, यानी कि लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस DNA सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। और हम इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड में यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैगमेंट, दूसरी फ्रैगमेंट, तीसरी फ्रैगमेंट, यानी कि यहाँ डिसकंटिन्यूअस DNA सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे DNA सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस हो रही है, इसीलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे काम। ये देखो, और जो ये फ्रैगमेंट्स हैं ना, इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो फर्स्ट ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट यहाँ दिखी, सेकंड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट यहाँ पे दिखी। जब पूरा की पूरा DNA रेप्लिकेट हो जाता है तो एंड में क्या होता है, एंड में ये RNA प्राइमर रिमूव हो जाता है। एट द एंड ऑफ DNA replication, RNA प्राइमर रिमूव बाय DNA पॉलीमरेज 1। तो RNA प्राइमर जो है रिमूव हो जाता है, और इसको रिमूव करने का काम कौन करता है, DNA पॉलीमरेज 1 इसको रिमूव करने का काम करता है। अब जब DNA पॉलीमरेज रिमूव हो जाएगा तो उसके बीच में गैप बच जाएगा, RNA पॉलीमरेज की जगह गैप बच जाएगा, और गैप फिलिंग का काम भी DNA पॉलीमरेज 1 ही करेगा। जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है, अब इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, इनको जोड़ने का काम एक एंजाइम करता है, लाइगेज। DNA लाइगेज इसको जोड़ने का काम करेगा। जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है प्रोकैरियोटिक DNA में, वो होते हैं 1000 to 2000 बेस पेयर के। वहीं पे ही अगर यूकैरियोटिक DNA की बात करें तो ये 100 to 200 बेस पेयर के होते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, रेप्लिकेशन फोक बनाया, और जैसे जैसे हमारा रेप्लिकेशन होता गया, पॉलीमराइजेशन होता गया, DNA बनता गया, जैसे ही ये खुलता गया तो फिर हम पहले हमारे को RNA प्राइमर की ज़रूरत पड़ी। RNA प्राइमर दोनों साइड लग गया। उसके बाद कॉन्टिन्यूस DNA सिंथेसिस लीडिंग स्ट्रैंड में हुई और डिसकंटिन्यूस लैगिंग स्ट्रैंड में हुई, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बने। अब RNA प्राइमर को एट द एंड जब DNA रेप्लिकेशन हो गया, गैप फिलिंग का काम भी DNA पॉलीमरेज 1 करता है, और ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट DNA लाइगेज से जुड़ जाते हैं और हमारा प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। So this was the complete explanation of prokaryotic DNA replication. I hope this topic is now clear to you and will help in your exam preparation. If you found this video helpful, please like the video and subscribe to Biochem Academy for more botany and biochemistry topic. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.